नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, बीए पार्ट फर्स्ट का। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ें। और इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के क्या सुधार रहे, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसमें ज़्यादातर कि नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के सुधार। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, और इसने कुछ सुधारों के बारे में मैंने बताया था कि इसने प्रथम काउंसिल बनने के पश्चात क्या क्या सुधार किए। उसमें संविधान का निर्माण के बारे में बताया, व्यवस्था की स्थापना उसने की, प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए, इसके बाद आर्थिक सुधारों के बारे में, और उसके बाद मैंने बताया था आपको धार्मिक सुधारों के बारे में कि पोप के साथ में उसने कॉन्कॉर्डेट का समझौता किया, और जिसके कारण फ्रांस की जो जनता थी वो भी संतुष्ट हो गई थी। आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन के अन्य सुधारों के बारे में जो प्रथम काउंसिल के रूप में उसने किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में। नेपोलियन ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया। क्रांति से पूर्व फ्रांस में शिक्षा का कार्य पूर्णतः चर्च के अधीन था। क्रांति के पश्चात विभिन्न सरकारों ने देश में नवीन शिक्षा पद्धति लागू करने के अनेक प्रयास किए थे, किंतु वित्तीय संकट और योग्य अध्यापकों के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जो थे वो ज़्यादा नहीं हो पाए थे। नेपोलियन राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व से परिचित था। उसने सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को देश की उन्नति और राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए आवश्यक माना। तो उसने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए, जिसमें प्रमुख थे प्रत्येक कम्यून में प्राथमिक स्कूल खोले गए, जिनकी देखरेख का कार्य प्रीफेक्ट और उप प्रीफेक्ट को सौंपा गया। दूसरा, लैटिन, ग्रीक, फ्रांसीसी और विज्ञान की शिक्षा देने के लिए माध्यमिक और ग्रामर स्कूल खोले गए, जो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थे। तीसरा, सभी प्रमुख नगरों में हाई स्कूल खोले गए, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। चौथा, पेरिस में इंपीरियल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना था। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी प्रथम काउंसिल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। देश के सभी शिक्षण संस्थाएं इस विश्वविद्यालय के अधीन थी। इसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था स्कूल या कॉलेज नहीं खोल सकते थे। पांचवा, अध्यापकों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल तथा सैनिक शिक्षा हेतु सैनिक स्कूल खोले गए। नेक्स्ट है, सभी स्तरों पर निर्धन और योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई, और शोध कार्यों के लिए एक संस्थान स्थापित किया गया। इस प्रकार से नेपोलियन ने शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु उसके ये प्रयत्न त्रुटियों से रहित नहीं थे, क्योंकि महिलाओं को उच्च शिक्षा देकर उनकी चेतना और तर्क शक्ति विकसित करने का नेपोलियन पक्षपाती नहीं था। वो स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देने पक्ष में था जो सहनशील और आज्ञाकारी उनको बनाया, और विवाह के बाद वो निष्ठावान पत्नियां सिद्ध हो सके। तो नेपोलियन के इतने प्रयासों के बाद भी फ्रांस में शिक्षा का आशा अनुकूल विकास नहीं हो सका, और शासन के अंत तक फ्रांस की आधी जनता निरक्षर ही बनी रही। इसके बाद न्यायिक सुधार।
नेपोलियन ने फ्रांस को न्याय व्यवस्था में भी अनेक सुधार किए। प्रत्येक जिले में एक सिविल कोर्ट और प्रत्येक 2 या 3 प्रांतों के बीच एक पुनरावेदन न्यायालय की स्थापना की गई। इसी प्रकार प्रत्येक प्रांत में एक दंड न्यायालय की स्थापना भी की गई। स्थानीय न्यायाधीशों एवं मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त समस्त न्यायाधीश नेपोलियन द्वारा नियुक्त किए, जो न्याय प्रक्रिया में शासन का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार हम देखें तो केंद्रीय सरकार का न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण था। उसके कानून संबंधी सुधारों की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें हर नागरिक को समानता के स्तर पर रखा गया था। दंड विधान बड़ा कठोर था। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, झूठी गवाही आदि अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। तो नवीन दंड संहिता के अनुसार कोई भी मुकदमा गुप्त नहीं हो सकता था। ये न्यायिक सुधारों में अब हम जानेंगे विधि संहिता का निर्माण। हम नेपोलियन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चिरस्थायी उपलब्धि उसके द्वारा कानूनों का संहिताकरण करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका नियम संग्रह अथवा विधि संहिता है। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने कहा था कि मेरी वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और जो चिरस्थायी सिद्ध होगी। तो विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। क्रांति से पूर्व हम देखें तो फ्रांस में असंख्य कानून थे और क्रांति के बाद तो नए कानूनों की बाढ़ सी आ गई थी। इसलिए अब इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारंपरिक असंगतियों को दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्तिसंगत और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो नेपोलियन ने एक विधि संहिता तैयार करवाने में काफ़ी रुचि ली और इसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पादरियों की सहायता के भी समाज का काम चल सकता है। इस कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम विधानों की संख्या 5 थी। ये इस प्रकार थे: नागरिक नियम यानी सिविल कोड, दूसरा जायदाद संबंधी नियम, तीसरा नागरिक नियम पद्धति, चौथा फौजदारी नियम संग्रह और पांचवा व्यापारिक नियम संग्रह। नेपोलियन के विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया कि जितना पुरातन व्यवस्था में भी नहीं था। इसलिए किसानों को भूमि छिन जाने का जो भय था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वो नेपोलियन के समर्थक बन गए। विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया और इसके लिए ठेका, ऋण, लीज और स्टॉक कंपनियों संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। इस विधि संहिता से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगा दिया गया क्योंकि ट्रेड यूनियन बनाना अब कानूनी अपराध माना गया। वो निसंदेह जो विधि संहिता थी वो नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति थी। इसके बाद लोकहित के कार्य। नेपोलियन ने जन कल्याण, कला की उन्नति और देश के भौतिक विकास की ओर भी ध्यान दिया। उसने फ्रांस में अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। कुछ सड़कें यातायात और सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, जिनसे पेरिस यूरोप के अन्य प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ गया था। अनेक पुलों, बांधों, नहरों की मरम्मत और निर्माण करवाया। वो कला का प्रेमी और साहित्य का भी प्रेमी था।
तो पुराने शासकों की भांति उसने देश को कला और साहित्य से भी समृद्ध बनवाया और पेरिस को सुंदर भवनों, सड़कों और बागों से ही नहीं वरन इटली, स्पेन, बेल्जियम आदि देशों से लाई गई मूर्तियों, चित्रों और अन्य कलाकृतियों से भी सुसज्जित करवाया। फ्रांस की क्रांति के पश्चात हजारों कुलीन, पादरी और राजतंत्र समर्थक देश छोड़कर विदेशों में जा बसे थे और विदेशी सरकारों की सहायता से फ्रांस विरोधी कार्यों में लगे हुए थे, जिससे फ्रांस को काफ़ी हानि हो रही थी। तो नेपोलियन ने इन सब प्रवासियों को मुख्य धारा में जोड़कर राज्य की सुरक्षा के लिए और पुनर्निर्माण में इन प्रवासियों का सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया। उसने पूर्व सरकारों द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिया और उन्हें फ्रांस लौट आने को प्रेरित किया। काफ़ी लोग, अनेक प्रवासी फ्रांस लौट आए और उनके साथ में उदार व्यवहार किया गया। नेपोलियन क्रांति के जो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उनका समर्थक बन गया था। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा कि उसकी आंतरिक नीति क्या थी, गृह नीति क्या थी, उसमें क्या क्या उसने सुधार किए, और अब हम चर्चा करेंगे उसकी विदेश नीति के बारे में। प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन का कार्यकाल उसके आंतरिक सुधारों के लिए तो प्रसिद्ध है ही। इस काल में नेपोलियन ने अनेक गौरवपूर्ण विजय भी प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके देश में उसके सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यूरोप के बड़े भाग पर फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। कौंसिल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रु संघ से निपटना पड़ा। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। रूस की कुछ अपने मित्रों से अनबन हो गई थी, तो वो संघ से अलग हो गया था। इसी समय ऑस्ट्रिया की एक सेना राइन के किनारे पर स्थित थी और दूसरी इटली में। हुआ यह कि जब नेपोलियन मिस्र के अभियान पर गया था तो ऑस्ट्रेलिया सेना ने फ्रांसीसी सेनापति को पराजित कर दिया था। अब चूंकि नेपोलियन प्रथम कौंसिल बन चुका था, सारी सत्ता उसके पास आ गई थी, तो उसने 14 जून 1800 के दिन इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया। ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम संधि के लिए विवश होना पड़ा और अपना उत्तरी इटली का संपूर्ण भूभाग फ्रांस को सौंपना पड़ा। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया ने लूनेविल की संधि कर ली 1801 में और इसकी शर्तें कैंपो फोर्मिया संधि की समा। तो यानी विदेश नीति में उसने रूस तो पहले ही अलग हो गया था और ऑस्ट्रिया को उसने पराजित कर दिया। तो शत्रु संघ में केवल अब कौन शेष रह गया था? केवल इंग्लैंड ही शेष रह गया था, लेकिन उससे निपटना बहुत अधिक कठिन था। दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़े को कई बार परास्त भी किया और उसके उपनिवेशों को जीत भी लिया। अंत में दोनों पक्षों ने थक कर मार्च 1802 में आमीन्स की संधि कर ली और संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी। उसने फ्रांस के सब उपनिवेश लौटा दिए। इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र से अपनी सेनाएं हटाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार जो 10 वर्षों से यूरोप में जो युद्ध चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उस युद्धों से यूरोप को मुक्ति मिल गई, परंतु ये स्थायी शांति नहीं थी। केवल 1 वर्ष बाद ही संघर्ष पुनः शुरू हो गया। तो ये सब थे नेपोलियन के प्रथम काउंसिल के रूप में सुधार। इसके बारे में हमने देखा कि उसकी आंतरिक सुधार क्या थे और वैदेशिक नीति क्या थी। और इसके बाद 1802 इसके बाद जो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट बन गया।